विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। ठीक है, उसी क्रम में आज आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वशासन, स्वायत्त शासन, यानी वहां का शासन वहीं के लोगों को, इसको गांव का शासन गांव के लोग करेंगे और नगरों का शासन नगरों के लोग, मतलब उन्हीं के बीच में से चुने जाएंगे। ठीक है, वही लोग क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। तो पंचायती राज प्रणाली भाई, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को, कब 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड राज्य नहीं बना था उस समय, लेकिन उत्तर प्रदेश में थे हम। उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यूपी। यूपी की जो फुल फॉर्म होती थी पहले वो क्या होती थी, अभी तो आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को। 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय, कितना त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत, यानी त्रिस्तरीय स्वरूप में लाया गया। किसके तहत, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना, ठीक है। इवन यूपीएससी तक आपका पंचायती राज जो होता है वो स्पेशल कंसीडर किया जाता है, किसमें, सिलेबस में। ठीक है, तो त्रिस्तरीय का मतलब होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये पता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। फिर आपने सुना होगा, जैसे ब्लॉक सुना होगा, आपने सुना है, तो ब्लॉक स्तर, खंड, खंड भी बोलते हैं, खंड स्तर पर खंड पंचायत, या ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत। और ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। और हल्का से समझो भी, आप लोग पेपर तो देते हो, आप लोगों को पता नहीं चलता। अगर आप देखो वीडियो निकालोगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो क्या करोगे आप, कहां पर काम करोगे, गांव में काम करना है, ग्राम पंचायतों में काम करना है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। अगर आप पीसीएस निकालोगे तो उससे बनोगे बीडीओ। क्या बनोगे, अफसर बिटिया। देखा होगा आपने एक नाटक, उस नाटक को देखकर कई बच्चों ने, कई बालिकाओं ने पीसीएस की तैयारी शुरू की। अफसर बिटिया, तो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो कौन होगा, पीसीएस होगा। वो क्या होगा, पीसीएस से निकलेगा। और फिर जिला स्तर पर आपने सुना होगा डीएम के अंडर में होता है। किसके अंडर में होता है, और डीएम बनता है भाई आईएएस से। आईएएस का पेपर क्रैक करने के बाद, है ना, 3 चरणों से गुजरकर तब आप क्या बनते हो, जिलाधिकारी बनते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। किसके तहत, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को, कब, 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में, संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। आपको पता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम याद है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1992। 73वें संविधान संशोधन से क्या किया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सबसे लघु संसद जो होती है देश की, वो कौन होती है, पंचायत होती है। क्या होती है, लघु संसद कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भाग 9 में, पता है, भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, 243 ओपी, 243 से 243 ओ तक नए आर्टिकल जोड़े गए। पंचायतों के विषय में सारा प्रावधान किया गया। ये याद है आपको, नहीं है? अगर नहीं याद है तो फिर दोबारा बेयर एक्ट उठाइए भाई। क्या करना है आपने, बेयर एक्ट उठाना है। 243 से स्टार्ट हो जाइए याद करना। क्या याद करना है आपने, 243 से 243 ओ तक। और इसमें भी 2-3 आर्टिकल खास याद रखने हैं आपने, मैं बता देता हूं पहले। एक तो 243 डी याद रखना भाई आपने हमेशा। क्या याद रखना है, 243 डी। जब भी आपसे पूछेगा रिजर्वेशन किस में है, क्या
रिजर्वेशन किसमें है, तब आपने बोलना है 243 डी में है। किसमें है? एक आपने 243 के याद रखना है। जब बोलेगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्या राज्य निर्वाचन आयोग, तब आपने बोलना है 243 के। और जब आपसे बोलेगा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, तब आपने बोलना है, क्या बोलना है? 243 आई। हाँ, तो 3 आर्टिकल याद करके रखना हमेशा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? जब आप भाग 9 पढ़ेंगे, भाग 9 को 243 से 243 ओ तक पढ़ना है। अब सारे आप अगर माना अभी याद नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले याद करो 243 डी। 243 डी में क्या है? रिजर्वेशन है। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है। SC ST OBC इन सबको रिजर्वेशन होता है पंचायतों में, तो 243 डी में दिया गया उसके बारे में। ठीक है। दूसरा याद करना आपने 243 आई। अगर आपसे बोलेगा राज्य वित्त आयोग, तो वो किस में मिलेगा आपको? 243 आई। और अगर आपसे पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि पंचायतों के इलेक्शन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? तब आपने याद करना 243 के। एक चीज और बता देता हूं, अब आप इसके बाद क्या करते हैं, 243 पी से 243 ZG तक नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर भी सेम आर्टिकल मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? लेकिन उनके क्या बदल जाते हैं? अल्फाबेट बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? तो जब भी आपसे बोलेगा कि रिजर्वेशन कहां कहां है, अगर माना दोनों का पूछ रहा है कि पंचायतों का कहां है, नगर पालिकाओं का कहां है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं। एक 243 डट याद रखना, डट DT, पंचायतों का डी में और नगर पालिकाओं का टी में। ठीक है। जब आपसे बोलेगा कि फाइनेंस कमीशन, तब क्या करना? IY याद रखना, 243 IY। फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग जो है वो 243 IY में है। और जब आपसे बोलेगा कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग, तब आपने बोलना कजा। क्या याद करना है? कजा। 243 के और 243 ZA। के में है पंचायतों का, मतलब पंचायतों के इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और नगर पालिकाओं के इलेक्शन भी कौन कराता है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है सब आगे उसमें, इन सबके इलेक्शन भी कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तब लेकिन वो कहां से कराता है? वो ZA से कराता है। कहां से कराता है? कजा याद रखना। तो क्या याद करना? डट IY कजा। हो गया याद हमेशा के लिए? बढ़िया, ठीक है। तो भाई 73वां संविधान संशोधन तो वैसे भी याद करना आपने 1992 में, क्योंकि इससे क्या किया था कि भाग 9 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 243 से 243 ओ तक नए आर्टिकल जोड़े गए थे। और एक और चीज की गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पता है? फिर क्या किया गया था? 11वीं अनुसूची में क्या रखे गए थे? 29 सब्जेक्ट रखे गए थे, जिन पर कौन करती है? पंचायतें काम करती हैं। क्या करती हैं? 29 सब्जेक्ट्स पर काम करती है कौन? पंचायतें। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, वो नगर पालिकाओं और नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है उनके लिए हुआ था। वो हो गया कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है। उससे क्या किया था कि भाग 9 का जोड़ा गया था, 243 पी से 243 ZG तक नए आर्टिकल जोड़े गए थे, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान रखना आप, जो पंचायतें हैं वो 29 विषयों पर काम कर सकती है, उसकी लिस्ट दे रखी है कहां? 11वीं अनुसूची में। और जो नगर पालिकाएं हैं वो 18 सब्जेक्ट्स पर काम कर सकती है, 18 विषय दे रखे हैं उनको। विषय ज्यादा है लेकिन 18 नंबर दे रखे हैं, 18 नंबरों में उनके विषय दे रखे हैं, इन पर काम कर सकती है। इतना समझ में आ गया? तो ठीक है भाई। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत इसको 22 अप्रैल 1994 को क्या किया गया? संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। देखो 92 में हो गया 73वां संविधान संशोधन, लेकिन इसको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में थे उस समय हम, 22 अप्रैल 1994। ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। आप 92 और 94 में कंफ्यूज हो सकते हैं, आपने 94 याद रखना। 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ था, लेकिन ये उत्तराखंड के अगर मैं बात करूं, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो क्या किया गया? इसको पंचायती राज प्रणाली को 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। लागू, है ना? ठीक है। उत्तराखंड के गठन के बाद 2002-03 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का क्या किया? निर्णय किया।
पहले जैसे ही रखा, कॉपी पेस्ट। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय, निदेशालय बोलते हैं डायरेक्टरेट को, किसको बोलते हैं? डायरेक्टरेट को, डायरेक्टर बैठते हैं, पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया। क्या किया? पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया। ठीक है जी। मार्च 2008 में पंचायत संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। भाई हमने जब उत्तराखंड नया नया बना था तो उस समय हम पढ़ते थे 33%। कृपया पुरानी किताब जो पढ़ रहे हैं, पुरानी किताब, पुरानी दवाई बड़ी घातक होती है, नई किताबें पढ़िए, 50% हो चुका है। ठीक है। मार्च 2008 में, कब? मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़कर 50% कर दिया गया है। 2008 से पहले की किताब अगर कोई पढ़ रहा है तो उसमें 33% मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी। उत्तराखंड में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। मैंने बता दिया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी पंचायत को पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो जिला पंचायत होती है। तो जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। तो सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है? जिला पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। यह एक निगमित निकाय है। कैसा निकाय है? निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या उससे अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भाई अगर आप कभी किसी ग्रामीण इलाके में रहे होंगे तो आपको पता है कि कुछ वोट करने पड़ते हैं। एक आप अपने प्रधान के लिए करते हैं, एक आप अपने वार्ड मेंबर के लिए करते हैं, एक आप बीडीसी मेंबर के लिए करते हैं। तो यही तो है, आप ही लोग तो चुन रहे हो, है ना। बीडीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, कई लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, फुल फॉर्म नहीं पता होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, बीडीसी की फुल फॉर्म। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आगे क्या होता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय क्या है? जिला पंचायत है। निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है? जिला पंचायत का पीठासीन होता है। पीठासीन मतलब समझते हैं? पीठ पर आसीन। पीठ मतलब कुर्सी, पीठ मतलब जो चेयर है। ठीक है, उस पर आसीन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब इस चीज को ध्यान देना आपने। किसको? जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आपने क्या किया? जिला पंचायत के सदस्यों को चुना। और उन जिला पंचायत के सदस्यों ने किनको चुना? जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष। इतना समझ में आ गया? तो अब यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ध्यान रखना। जब आप जिला पंचायत सदस्य चुन रहे हो तो वो डायरेक्ट है, और जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बोल रहे हो, उपाध्यक्ष बोल रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट है। आप डायरेक्ट नहीं वोट कर रहे हो तो वहां पर इनडायरेक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। फिर ये ध्यान रखना है आपने, आपके जो माना जिस लोकसभा सीट में वो जिला पंचायत पड़ रही होगी, तो वहां के जो लोकसभा के मेंबर होंगे या वहां के जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, है ना, जिले के सभी प्रमुख जो होंगे, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे, एमएलए होंगे, वो क्या होते हैं? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो। पदेन सदस्य मतलब एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं। जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और मत दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। मैं यहां से क्वेश्चन बना था। कहां से? हाँ, जिला पंचायत के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो, उस समय ये लोग कौन? जितने भी प्रमुख हैं, जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उस क्षेत्र के हैं, उस जिले के,
जितने भी राज्य विधानसभा के, वो उस समय मत नहीं कर सकते, और टाइम पर वो मत भी कर सकते हैं, वो भाग भी ले सकते हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो उस समय वो मत नहीं दे सकते। जिला पंचायत का सचिव जिले के मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है। मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है, ये ध्यान रखना आपने भाई। जैसे विलेज में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ, और उधर क्या पढ़ रहे हैं आप, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां पे पढ़ रहे हैं आप पंचायती राज अधिकारी। ठीक है, सचिव, इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। वो 6 प्रकार की समितियां कौन है, इनके नाम याद रखना है। जितना बोरिंग लग रहा है उतना इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको बोरिंग समझते हैं आप, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो 6 प्रकार की समितियां कौन कौन सी हैं? नियोजन एवं विकास समिति नंबर 1, नियोजन एवं विकास समिति। नंबर 2 शिक्षा समिति। नंबर 3 स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। नंबर 4 प्रशासनिक समिति। नंबर 5 जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। और नंबर 6 निर्माण कार्य समिति। क्या? तो 6 समितियों के नाम मैं मेंस में पूछता, अगर पीसीएस का मेंस लिख रहा होता, मतलब पेपर बना रहा होता, तो पीसीएस के मेंस में मैं पूछता कि जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां गठित करती है, ये समितियां कौन कौन सी हैं? 50 शब्दों में पूछता, 50 शब्दों में आराम से आ जाता है कि नंबर 1 नियोजन एवं विकास समिति, नंबर 2 शिक्षा समिति, नंबर 3 स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, नंबर 4 प्रशासनिक समिति, नंबर 5 जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को दोनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, नंबर 6 नंबर पे निर्माण कार्य समिति। इसके अलावा एक एक उप समितियां भी होती हैं, एक एक उप समितियां भी होती हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय का परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत को? तो आपने बोल रहा है परिवीक्षण का कार्य करती है और समन्वय का कार्य करती है। तो उसके लिए 2 शब्द बोल सकते हैं आप, परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी कार्य करती है। तो समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे आती है अब क्षेत्र पंचायत। उससे नीचे जो होती है वो क्या होती है? क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत या क्या बोलते हैं, खंड पंचायत। ठीक है, अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। अब देखो इसी में फंसते हैं बच्चे। क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में मध्य स्तरीय निगमित निकाय कौन सा है? तो भाई दूसरे नंबर पे आ रही है, तो मध्य में आ गई। पहले नंबर पे जिला आ गई, दूसरे नंबर पे क्षेत्र पंचायत आ गई, तीसरे स्तर पे ग्राम पंचायत आ गई। तो बीच वाली हो गई ना ये। तो खाली क्या शब्दों से खेल गए हो। आपसे प्रश्न पूछा मध्य स्तरीय निगमित निकाय कौन सा है, तो आंसर क्षेत्र पंचायत। कौन सा है? इसके अध्यक्ष को प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख सुना है? प्रमुख जी, बड़ी इज्जत होती है भाई, प्रमुख जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ब्लॉक जो होता है वो विधान, जब परिसीमन हुआ ना, तो कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो विधानसभा के क्षेत्र से बड़े हैं, यानी ब्लॉक का एरिया बड़ा है और विधानसभा का जो क्षेत्र है वो क्या छोटा है। तो बड़ा कौन हुआ फिर? ब्लॉक प्रमुख। लेकिन बड़ा फिर भी किसे माना जाता है? एमएलए को माना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। ग्राम सभा के 18 या बीडीसी बोला था मैंने, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर, क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? तो 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती है। 20 से कम और, तो यानी जो बीडीसी मेंबर होंगे किसी ब्लॉक में वो 20 से कम नहीं होंगे, 40 से ज्यादा नहीं होंगे। अब जब आप वोट करने जाओ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो कृपया मुझे बैलेट का कलर भी बताना कि आपने जो प्रधान के बैलेट था वो किस कलर का था, जो आपका क्या बोलते हैं
वार्ड मेंबर का जो बैलेट था वो किस कलर का था? भाई ईवीएम तो आई नहीं, अभी आ गई क्या? गांव में ईवीएम थोड़े जाती है अभी, अभी तो बैलेट पे ही होता है ना गांव का जो इलेक्शन होता है। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है उसमें ऐसे ही होता है कि बाल्टी, पतंग, है ना, गाय बैल की जोड़ी, है खीरा, है ना। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने मुझे बैलेट के कलर बताने हैं कि बीडीसी के लिए किस कलर के बैलेट पे दिया आपने, और आपने प्रधान के लिए किस बैलेट पे दिया, ठीक है, इस बार बताना मेरे को। तो भाई 20 से कम नहीं हो सकते, 40 से अधिक नहीं हो सकते। इसके अध्यक्ष जो प्रमुख जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, और उपाध्यक्ष ब्लॉक उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जितने भी बीडीसी मेंबर होते हैं वही चुनते हैं किसको? ब्लॉक प्रमुख को और ब्लॉक उप प्रमुख को। इतना समझ में आ गया? ठीक है। बीडीसी को किसने चुना? आपने, डायरेक्ट। लेकिन ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट। ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख क्या हो गए? इनडायरेक्ट हो गए। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। जब ब्लॉक प्रमुख पर या ब्लॉक उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो तब ये वोट नहीं कर सकते। केवल, ध्यान रखना, केवल ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो तब ये कौन? ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, ये क्या नहीं कर सकते? मत नहीं दे सकते। ठीक है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। यानी जिला पंचायत सदस्य भी क्या कर सकते हैं? क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में उनको आमंत्रित किया जाता है अगर विशेष रूप से, तो वो आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते। इस पंचायत का जो सचिव होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पीसीएस निकाली है, बीडीओ बनी है, अफसर बिटिया, है ना। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों के गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से करती है। जो अभी 6 समितियां पढ़ी थी हमने, है ना, 6 समितियों के माध्यम से कार्य करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मध्य स्तरीय निगमित निकाय कौन है? आंसर क्षेत्र पंचायत है। त्रिस्तरीय किसमें? व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था में। क्लियर हो गया? तो बार बार क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, कहीं आपने अखबार की तरह पढ़ लिया। और ये ध्यान रखना कि मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, लिखना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्नों के प्रकार अपने आप प्रश्न बनाना सीखिए कि कैसे लिखना है हमने। उसके बाद ग्राम पंचायत, भाई त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। सबसे नीचे क्या होती है? ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। भाई गांव में कम से कम क्या होने चाहिए? 500 अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, और अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो कम से कम 1000 और अधिक से अधिक 10,000 की आबादी होनी चाहिए। ठीक है। तो पहाड़ों में तो 10,000 मेरे ख्याल से स्वप्न हो गया है। शायद 14 बीघा ढाल वाला ही थी सबसे बड़ी, जहां इतने सारे लोग थे, है ना। पहाड़ों में तो इतना बड़ा है नहीं। तो लेकिन अब क्या बन गया? ये पहले नगर पंचायत बनी, फिर अब नगर पालिका बन गई है ना। इसी जमाने में होते थे यहां पर भी क्या? ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी मेंबर, इनके चुनाव होते थे। चलो, किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। मैं यहीं पर क्वेश्चन बनाता, मैं पूछता आपसे कि क्षेत्र पंचायत में 20 से कम नहीं हो सकती, 40 से अधिक नहीं हो सकती। ग्राम पंचायत में 5 से कम नहीं हो सकती, 15 से अधिक नहीं हो सकती। समझ में आया? इस प्रकार के प्रश्न बनाता मैं। ठीक है। तो 5 से कम नहीं हो सकती भाई, 15 से अधिक नहीं हो सकती। किनकी? वार्ड मेंबर जिनको बोलते हैं। 5 से कम नहीं हो सकती, 15 से अधिक नहीं हो सकती। ग्राम पंचायत सदस्यों, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान जी जिनको बोलते हैं, है ना। पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है।
पंचायत सदस्य, प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर आपको गांव का प्रधान बनना है, आपको 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। उप प्रधान बनना है तो 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। पंचायत सदस्य बनना है तो आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगर आपको विधायक बनना है, एमएलए बनना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। एमएलसी बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और ब्लॉगर और यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, छोटा बच्चा भी क्या बन सकता है। हाँ, ठीक है, चलो जी। तो भाई 21 वर्ष होनी चाहिए, बता दिया मैंने। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। कितना? 1/5 को याद रखना आपने। 1/5 अविश्वास प्रस्ताव कब आएगा ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के खिलाफ? जब 1/5 लोग क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेंगे। जब आपकी जो कुल परिवार हैं, वोटर जो परिवार हैं, उनमें अगर आधे से अधिक सहमत हैं, आधे परिवार सहमत हैं अविश्वास लाने के लिए, तो अविश्वास ला सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये बाकी डिटेल में आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड से अभी इतना ही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा 20 शब्दों में, ग्राम सभा क्या होती है? क्या होती है ग्राम सभा? क्या होती है? तो आपने बोलना है एक या अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायतों के तहत। अब जो मेन वर्ड है ना, कीवर्ड, वो है पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर। अब भाई गांव में तो परिवार रहते हैं तो उनमें छोटे बच्चे भी तो होते होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, वो नहीं। पंजीकृत 18 साल जिनका उम्र हो चुकी है और जो जिनके पास मतदाता कार्ड है, मतलब जो मतदान दे सकते हैं, उनको मिलाकर जो सभा बनती है उसे बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। तो ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या है? पंजीकृत, शॉर्ट डेफिनेशन जो है कि किसी भी गांव के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठकें होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। इस स्तर पर भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। पूर्वोक्त मतलब वही नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, निर्माण कार्य समिति, ठीक है। 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला होती है। यहाँ पर ये अच्छी चीज है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समितियों की सभापति कौन होती है? महिला होती है। न्याय पंचायतें 500 रुपए तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपए तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं। 100 रुपए तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं। अब आप बोलेंगे कि 100 रुपए का जुर्माना क्या होता है? तो भाई गांव में अगर किसी को 100 रुपए जुर्माना लग गया, बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। जुर्माना लग गया भाई उस पर, बच्चा जानता है गांव में क्या। तो न्याय पंचायत है 500 रुपए तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपए तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं, ठीक है। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर? अब थोड़ा सा बता रहा हूं मैं नगर निकाय प्रणाली। तो उत्तराखंड में पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में। अब ये ध्यान रखना आपने, कब? 1916 से क्वेश्चन बन चुका है, फिर दोबारा बनेगा। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई। और किससे हुई? संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत। कितना क्लियर हो गया? संयुक्त प्रांत
टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत। 1993 में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। ठीक है, प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। नगर निगम सबसे ऊपर जो होता है नगर निगम, तो संशोधित नियमों के अनुसार राज्य की निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ों में 90,000 या अधिक हो। इतना ही है, मैदानी इलाकों में 1 लाख और पहाड़ों में 90,000। तो ऋषिकेश नगर निगम है, क्यों है? क्योंकि वहां 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, महापौर बोलते हैं, डेप्यूटी मेयर और सभासदों या पार्षदों से होती है। पार्षद भी होते हैं, वार्ड मेंबर सुनते हो आपके, डेप्यूटी मेयर भी होते हैं, एक आपके नगर प्रमुख होते हैं, महापौर बोलते हैं उनको। ठीक है, सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति द्वारा होता है। आप ही तो वोट करते हो अगर नगर में रह रहे हो, प्रत्यक्ष रीति द्वारा होता है, जबकि डेप्यूटी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। मैं डेप्यूटी मेयर का पूछता क्वेश्चन, क्योंकि आप डेप्यूटी मेयर के लिए वोट नहीं करते हो, आप मेयर के लिए वोट करते हो, आप अपने वार्ड मेंबर के लिए वोट करते हो, डेप्यूटी मेयर के लिए कोई वोट नहीं होता है। तो इसका मतलब डेप्यूटी मेयर जो है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रीति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आपको पता है देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, यही है। कितने नगर हो गए टोटल? 9 नगरों में क्या है? नगर निगम है। कहां कहां है भाई? देहरादून होना ही है, बहुत ज्यादा जनसंख्या। हल्द्वानी बहुत बड़ा है, मैदानी इलाका है ना। हरिद्वार बहुत बड़ा है, काशीपुर, गोविशाण, काशीपुर बहुत बड़ा है, रुद्रपुर बहुत बड़ा है, रुड़की बहुत बड़ा है, ऋषिकेश भी कम नहीं है किसी से, है ना। ऋषिकेश भी काफी ज्यादा जनसंख्या, बहुत फैला हुआ है। कोटद्वार भी काफी फैला हुआ है, श्रीनगर, है ना। ये सब 9 नगरों में क्या है? नगर निगम है। और ये अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पलायन होता रहेगा ऊपर से, और लोग नीचे आते रहेंगे, 50 गज 100 गज जमीन खरीदते रहेंगे, मकान बनाते रहेंगे, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, पहाड़ खाली होंगे, नगर क्या होते रहेंगे? भरेंगे, तो फिर नगर निगम बनेंगे। ठीक है, दूसरी होती नगर पालिका परिषद। जिन नगरों की जनसंख्या 50,000, मैदान में 1 लाख, ठीक है, 50,000 से 90,000 तक होती है, मैदानों में 1 लाख तक होती है, वहां नगर पालिका परिषद की रचना होती है। ये लिखा हुआ है। जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से आगे, मैदानों में 1 लाख तक, व पहाड़ों में 90,000 तक, यानी पहाड़ों में 50,000 से 90,000 और मैदानों में 50,000 से 1 लाख तक होती है, वहां पर नगर पालिका परिषदों की रचना होती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष और सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है ना। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्य में कुल कितनी नगर पालिका परिषदें हैं? 42। ये याद रखना है। कितनी नगर पालिका परिषदें हैं? 42। और ये बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर नहीं है, इतनी रहेंगी, ये बढ़ेंगी अभी आगे चलकर। ठीक है, फिर होती है नगर पंचायत। जिन नगर या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहां नगर पंचायत का गठन होता है। क्या होता है? 5,000 से 50,000 याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? 5,000 से 50,000, वहां नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पंचायतों की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। 53 नगर पंचायतें हैं। कितनी है? 53। अब 53 याद रखना आपने। तो भैया 9 तो हो गए नगर निगम, 42 हो गई नगर पालिका परिषद है, और 53 होगी नगर पंचायत। क्या हो गई? नगर पंचायत। 3 नगर पंचायतें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि उत्तराखंड की 3 मनोनीत पंचायतों के नाम बताइए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। करवा लो इलेक्शन, अभी जाओ वहां, देखो क्या हाल है ना। जहां पे आपकी गर्दन है वहां तक बर्फ होगी, क्या होगी? या ठंडा इतना होगा कि किसका चुनाव?
कौन आएगा वोट डालने? तो इसलिए 3 जो होती है वो क्या होती है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, 3 मनोनीत पंचायतें हैं। क्लियर हो गया भाई? तो हम भाग्यशाली हैं कि मैं जिस इलाके में रहता हूं, यानी ऋषिकेश मुनि की रेती 14 बीघा, मैंने यहां पर क्या ग्राम पंचायतें भी देखी हैं, मैंने उसके लिए भी वोट किया है, मैंने उसके बाद क्या नगर पंचायत के लिए भी वोट किया है, और मैं अब नगर पालिका के लिए भी क्या करता हूं? वोट करता हूं। और जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी क्षेत्र में नगर निगम के लिए भी क्या करूंगा? वोट करूंगा। धन्यवाद आज के लिए।